नमस्कार मित्रों, आपका एक बार फिर से स्वागत है आपके चैनल सर प्रज्ञा पर, जहां हम भारत के सच्चे इतिहास और वैज्ञानिक खोज के बारे में सामान्य जनमानस तक इसकी जानकारी पहुंचाने का प्रयास करते हैं। इसी कड़ी में आज हम भारत के वनस्पति विज्ञान के बारे में जानने का प्रयास करेंगे। वैदिक काल से ही भारतवर्ष में प्रकृति के निरीक्षण, परीक्षण एवं विश्लेषण की प्रवृत्ति रही है। इसी प्रक्रिया में वनस्पति जगत का भी विश्लेषण किया गया। अथर्ववेद में पौधों की आकृति तथा अन्य लक्षणों के आधार पर इसे 7 भागों में बांटा गया है, जैसे कि वृक्ष, तूण, औषधि, गुल्म, लता, अवतान और वनस्पति। आगे चलकर महाभारत, विष्णु पुराण, मत्स्य पुराण, शुक्र नीति, बृहद संहिता और पराशर, चरक, सुश्रुत, उदयन जैसे ऋषियों के द्वारा वनस्पति, उनकी उत्पत्ति, उसके अंग, क्रिया और विभिन्न प्रकार के उपयोगों का विस्तार से वर्णन किया गया है। जैसा कि हम ये जानते हैं, आधुनिक विज्ञान में ये सिद्ध है कि पौधों में भी जीवन होता है, किंतु हमारे ऋषि मुनि ये बात अपने रिसर्च के जरिए हजारों साल से जानते थे। इसीलिए उन्होंने उन पर शोध किए और जानकारियां जुटाई। पौधे जड़ नहीं होते, अपितु उनमें भी जीवन होता है। वे भी सर्दी गर्मी के प्रति संवेदनशील रहते हैं और उन्हें भी हर्ष और शोक होता है। वे भी हमारी तरह पानी पीते हैं और उन्हें भी रोग होता है। इस प्रकार के तथ्य हजारों वर्षों से हमारे यहाँ ज्ञात थे तथा अनेक ग्रंथों में भी इनका उल्लेख किया गया है। महाभारत के शांति पर्व के 184 अध्याय में महर्षि भारद्वाज और भृगु जी का संवाद है। उसमें महर्षि भारद्वाज पूछते हैं कि वृक्ष ना देखते हैं, ना सुनते हैं, ना गंध और रस का अनुभव करते हैं और ना ही उन्हें स्पर्श का ज्ञान होता है, फिर भी वे पंचभौतिक चेतन कैसे हैं? इसका उत्तर देते हुए महर्षि भृगु कहते हैं कि हे मुनि, यद्यपि वृक्ष ठोस दिखते हैं तो भी उनमें आकाश है, इसमें संशय नहीं है। इसी से उनमें नित्य प्रति फल फूल आदि की उत्पत्ति संभव होती। वृक्षों में जो ऊष्मा या गर्मी है, उसी से उनके पत्ते, छाल, फल फूल कुम्हलाते और मुरझाकर झड़ भी जाते हैं। इससे उसमें स्पर्श ज्ञान का होना भी सिद्ध है। यह भी देखा जाता है कि वायु, अग्नि, बिजली की कड़कड़ाहट होने पर वृक्षों के फल फूल झड़कर गिर जाते हैं। इससे सिद्ध होता है कि ये सुनते भी हैं। लता वृक्ष को चारों ओर से लपेट लेती है और उसके ऊपरी भाग तक चली जाती है। बिना देखे किसी को अपना मार्ग नहीं मिल सकता, इसलिए वृक्ष देखते भी हैं। इसी प्रकार पवित्र और अपवित्र गंध और नाना प्रकार के धूपों की गंध से भी वृक्ष निरोग होकर फूलने लगते हैं। इससे सिद्ध होता है कि वृक्ष सूंघते भी हैं। वृक्ष अपनी जड़ से जल पीते हैं और कई रोग होने पर जल में औषधि डालकर उनकी चिकित्सा भी की जाती है। जैसे मनुष्य कमल की नाल लगाकर जल ऊपर को खींचता है, उसी प्रकार वायु की सहायता से वृक्ष पानी को ऊपर की ओर खींचते हैं। वृक्ष कट जाने पर उनमें नया अंकुर उत्पन्न होता है और वह सुख दुख को ग्रहण भी करते हैं। इससे हम देखते हैं कि वृक्षों में भी जीवन है और वे अचेतन नहीं है। इसके अतिरिक्त महर्षि चरक तथा उदयन आचार्य ने भी वृक्षों में चेतना तथा चेतना से होने वाली अनुभूतियों के संदर्भ में वर्णन किया है। महर्षि चरक कहते हैं कि प्राणियों की भांति वृक्षों में भी चेतना होती है और उनकी भी इंद्रिय होती हैं। आचार्य उदयन कहते हैं कि वृक्षों को भी मानव शरीर के समान अनुभव निश्चित रूप से होते हैं। बंगाल के प्रसिद्ध वनस्पति शास्त्री डॉक्टर गिरिजा प्रसन्न मजूमदार ने हिस्ट्री ऑफ साइंस इन इंडिया में वनस्पति शास्त्र से संबंधित अध्याय में महामुनि पराशर द्वारा रचित ग्रंथ वृक्ष आयुर्वेद का वर्णन किया है। बंगाल के NN सरदार के पिता, जो प्रसिद्ध आयुर्वेद के विद्वान भी थे, उन्होंने ही इसकी पांडुलिपि खोजी थी। मजूमदार महोदय ने जब इस प्राचीन ग्रंथ को पढ़ा तो वे आश्चर्यचकित हो गए, क्योंकि उसमें बीज से लेकर वृक्ष बनने तक का इतना वैज्ञानिक विश्लेषण था, किसी भी पाठक को अभिभूत कर सकता था। तब उन्होंने इस ग्रंथ का सार अंग्रेजी में अनुवाद किया। यह ग्रंथ हजारों वर्ष पूर्व की भारतीय प्रज्ञा की गौरवमयी गाथा को कहता है। इसका विश्लेषण डॉक्टर मुरली मनोहर जोशी ने किया था। वह कहते हैं कि मैं एक और पुस्तक का उल्लेख करना चाहता हूं, वह है वृक्ष आयुर्वेद। उसके लेखक थे महामुनि पराशर। इस ग्रंथ में जो वैज्ञानिक विवेचन है वह विस्मयकारी है। इस पुस्तक के 6 भाग हैं: बीजोत्पत्ति कांड, वनस्पत्य कांड, गुल्म कांड, वनस्पति कांड, विरुद्धवल्ली कांड और चिकित्सा कांड। मित्रों, वनस्पति विज्ञान पर हमारे महामुनियों और आधुनिक वैज्ञानिकों के द्वारा जितने शोध हुए वह एक बार में बताना संभव नहीं है। अतः वनस्पति विज्ञान के अगले भाग में हम वृक्ष आयुर्वेद, चरक संहिता, बृहद संहिता, महामुनि पराशर और हमारे वैज्ञानिक जगदीश चंद्र बसु के और भी शोधों के बारे में जानने का प्रयास करेंगे और इन ग्रंथों के ज्ञान से हम भारतीय ज्ञान के ओजस्व को जानेंगे। मित्रों, सर प्रज्ञा की यह जानकारी आप लोगों को कैसी लगी, ये हमें जरूर बताएं और ये जानकारी अपने परिवारजनों और मित्रों में भी साझा करें। ऐसी अन्य जानकारियों के लिए आप अपने चैनल सर प्रज्ञा को जरूर सब्सक्राइब करें और हमें प्रेरित करते रहें। धन्यवाद। जय हिंद।